हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यूज को। मैंने पिछले आपके वीडियोस में कुछ जो सेशन हमारे चले थे उसमें मैंने आपको करवाया था मोशन के एमसीक्यूज, एंड आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यूज। और जैसा कि आप सब लोग जान रहे हो कि हमने शेड्यूल पांच दिनों का रखा है, और जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि वो अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पीआरटी या टीजीटी, वो लिख करके इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें। जिससे उनके लिए गुड न्यूज ये है कि उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा रिगार्डिंग केबीएस रिक्रूटमेंट, रिगार्डिंग केबीएस तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, एंड रिगार्डिंग सारी चीजों के लिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम इंटरेस्टेड उन कैंडिडेट्स में हैं जो इंटरेस्टेड हैं केबीएस में, तो हम उन्हीं में इंटरेस्टेड हैं जो केबीएस में इंटरेस्टेड हैं। अदरवाइज जो नहीं चाह रहे हैं ये सारी चीजों को पाना, उनके लिए हम कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। जो तैयारी करना चाहते हैं उनका बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप देख चुके हो कि हम 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप सही देखे हो। फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेरी एक बहुत शुरू से आदत है, सबसे पहले मैं सिलेबस बताता हूं आपको। मैं पूरा फिजिक्स कंप्लीट करा चुका हूं, जहां से प्रीवियस ईयर में 10 प्लस क्वेश्चंस आए थे। सोचो साइंस में 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस में 20 क्वेश्चंस आते हैं, जहां से इन 20 क्वेश्चंस में से 10 आउट ऑफ 20 जो था ना, ये टोटल आपके फिजिक्स से था, फिजिक्स से था। तो आप सोचो कितनी लेंदी फिजिक्स होगी, और उसको हमने फिनिश कर लिया है। ठीक है, हम अपना केमिस्ट्री की भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने मैटर फिनिश कर दिया है। हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट कुछ वीडियो में, एक वीडियो के बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड एटम्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद हमारा एक चैप्टर बचेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड रेडियो एक्टिविटी और फोटोसिंथेसिस हाइड्रोकार्बन्स। बस इतने चैप्टर्स आपको बचेंगे। सारी चीजें यहाँ फिनिश होने के बाद फिर हम यस पे आ जाएंगे, जहां पे बायोलॉजी एंड कुछ मिक्सिंग चीजें दी गई हैं, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज जाके ये सारा प्लेलिस्ट में देखिए और सारी वीडियो को समझिएगा। आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं, इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, देन इट्स टोटल एनर्जी। ध्यान से समझना। हिंदी में मैं थोड़ा सा लिख नहीं पाया बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी पड़ गई थी, इसलिए मैं टाइप नहीं कर पाया हिंदी में। एंड आपको पता है गूगल बहुत अजीब तरीके से ट्रांसलेट करता है। सो अभी ये हिंदी में क्या कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं, जवाब आपको देना है कि एक बॉडी है, या कह सकते हो एक ऑब्जेक्ट है ए, ये फ्री फॉल हो रहा है, मतलब गिर रहा है। और जब ये गिर रहा है, मान लो ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट जो हमारा गिर रहा है, ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ इट्स टोटल एनर्जी, इसकी टोटल एनर्जी कैसी रहती है। तो आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की, देखो टोटल एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कितना रहता है जब ये कोई भी बॉडी जो होती है वो गिरती है ऊपर से नीचे। तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज जाके वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से आपको मैं समझाया हूं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री यानी स्वतंत्र रूप से नीचे जमीन पर, ग्राउंड पर आता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों का जो कह सकते हो सम होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। बट याद रखना, जब यहां से ये छोड़ा जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, जब यहां से ये छोड़ा जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तथा काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी बिकॉज ये क्या है, ये स्टेबल है, अभी छोड़ा नहीं जाएगा। और जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। मतलब एट द पॉइंट जब ये टकराने वाला होगा ग्राउंड से, उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ध्यान से समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी काफी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बहुत कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, या कह सकते हो जब वो टकरा जाएगा तो एकदम जीरो हो जाएगी। तो मैक्सिमम कब होगी काइनेटिक एनर्जी, जब जमीन पे होगा, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब जमीन पे होगा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब ऊपर सिर्फ पकड़ा रखा जाएगा, इसको छोड़ने के पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी।
एंड काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। बीच के किसी एक पॉइंट पे, मान लो ये एच हाइट पे है, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए मैं एक चीज पकड़ रहा हूं, सब समझा रहा हूं। अगर ये एच हाइट से छोड़ा जाता है तो ये अपनी आधी हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो जाती है। जब ये अपनी आधी हाइट पे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो जाती है। ये आप सीधा कॉन्सेप्ट दिमाग में अपने सेट कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अ कार इज एक्सेलरेटेड ऑन अ लेबल्ड रोड एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। एक कार है, ठीक है, एक कार है जो क्या करती है, आपका कह सकते हो कि एक रोड पे चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, और ये कार एक रोड पे चलना स्टार्ट करती है और फिर क्या होता है, धीरे धीरे से एक तरह से कह सकते हो कि ये जो कार है ये रोड पे जब चलना स्टार्ट करती है, मेरा कार थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, ठीक है, तो जब ये चलती है तो कहा जा रहा है ये कार जैसे जैसे रोड पे, एक लेवल रोड पे, यानी कह सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये चल रही है, एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ये चल रही है। जब ये एक लेवल रोड पे चलना स्टार्ट करती है और ये अपनी वेलोसिटी को, ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी को, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो इसने अपनी, मान लो 10 थी तो इनिशियल वेलोसिटी को इसने 4 गुना कर लिया, यानी 40 मीटर पर सेकंड से ये चलने लगी है। तो इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ध्यान से समझना। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है mgh, ठीक है। अब यहां पे g जो है वो एक्सेलरेशन को बोला जाता है, तो अगर हम कार के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहां पे एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड ऑन मास एंड डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन एंड डिपेंड ऑन हाइट, या कह सकते हो कि जो आपकी लेंथ है। तो एक्सेलरेशन तो हमें मिल सकता है लेकिन हमें इस कार का मास पता ही नहीं है, ठीक है। और चूंकि ये कार वेग में है, किसमें है, वेलोसिटी में है, और अपनी कह सकते हो वेलोसिटी को 4 टाइम्स क्या कर रही है, इन अटेन्स कर रही है, यानी इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी को। जब ये वेलोसिटी में होगी दोस्तों, वेलोसिटी में अगर कोई चीज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज क्या हो जाएगी, आप डज नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, बिकॉज हमें क्या है, हमें यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं गया है, ना इसका मास दिया गया है, ना इसकी लेंथ दी गई है, और दूसरी चीज अगर वेलोसिटी में है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का सवाल ही नहीं उठता है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कार की होगी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी कार की चेंज नहीं होगी। और दूसरे तरीके से आप कैसे ऑप्शन में किसी चीजों को गलत कर सकते हो या कैसे सही कर सकते हो, तो बिकम ट्वाइस टू दैट ऑफ इनिशियल, तो ये अपने शुरू से दोगुना हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन मास। सिंपल सा समझो, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिपेंड ऑन मास। जिसका जितना ज्यादा मास होगा, मान लो एक बड़ा सा पत्थर है, एक छोटा सा पत्थर है, तो इस पत्थर का मास क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी रिस्पेक्ट टू इस पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी से। समझ में आ रही बात? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी से। तो आप इस तरह से अंदाज लगा सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट की होगी, यानी इस पत्थर की होगी, वो मैक्सिमम होगी, और जो सेकंड की पत्थर पोटेंशियल एनर्जी होगी ये क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड ऑन मास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्ड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक सवाल दिया है, उसमें उसका क्वेश्चन है। तो लिखा गया है कि जो नेगेटिव वर्क होता है, जैसे वर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। अब ध्यान से समझना, बट ये सिर्फ इतना नहीं होता है, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा भी होता है, ये भी मैंने आपको बताया। बट मैंने आपको साथ ही साथ 3 कंडीशन बताई थी, एक 0 डिग्री की, एक 90 डिग्री की, और एक आपको बताई थी 180 डिग्री की। बहुत ध्यान से समझिएगा, 180 डिग्री की, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप 0 डिग्री पे, यानी कॉस थीटा अगर 0 है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, अगर हम क्या रखें, कॉस थीटा की वैल्यू 0 रखें, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, यानी हमारा जो वर्क होगा वो एफ इंटू डी होगा। मतलब कहने का कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट रखा है, कोई गुटका रखा है, मान लो ये आपका लकड़ी का एक गुटका रखा है, और इसको आप फोर्स लगा रहे हो,
ठीक है, और ये इसी दिशा में विस्थापित हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो इस कंडीशन में जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होता है, यानी केवल प्लस एफ डी होगा। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरी चीज, अगर आप फोर्स लगा रहे हो किसी भी एक गुटके पे, ठीक है, तो फोर्स आप इधर लगा रहे हो, लेकिन ये विस्थापित इधर होने लगे, इसका विस्थापन इधर होने लगे, तो आप देखो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। इसका मतलब इस समय जो हमारा वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तीनों कंडीशन याद रखो, हमें तो निगेटिव ढूंढना है, लेकिन मैं आपको तीनों चीजें बता रहा हूं, पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा, एंड अब दूसरी चीज, अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हो गुटके पे और गुटका इधर ना जा करके, इधर ना जा करके, दोनों तरफ ना जा करके इधर भागना शुरू कर दे, तो देखो इनके इनके बीच में, अब गुटके की डायरेक्शन इधर हो गई, फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गई, तो इसके इसके बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। तो ये जो 180 डिग्री है, तो cos 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो दैट्स वाई ये जो आपका वर्क होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो वर्क होगा कि आपने फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो वर्क होगा वो हो जाएगा -F इंटू डी, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आयरन स्फीयर, एक आयरन कह सकते हो लोहे का एक गोला है जिसका मास दिया है इसने 10 किलोग्राम, तो हम कैपिटल M इज इक्वल्स टू 10 किलोग्राम ले लेते हैं। फिर लिखा है हैज द सेम डायमीटर एज एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ मास 3.5 kg, उतना ही बड़ा गोला है लेकिन वो अब एल्यूमिनियम का है। किसका है, एल्यूमिनियम का है, और इसका मास जो दिया गया है वो 3.5 kg दे दिया गया है, स्मॉल m से इसको डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, बोथ स्पेयर्स आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ टावर, एक टावर से या कह सकते हो एक हाइट से दोनों स्फीयर को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे नीचे भेज रहे हैं। ठीक है, दोनों स्फीयर के। अब सोचो कि ये छोटा वाला मास है, ये बड़ा वाला मास है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, when they are below the above ground they have the same, कौन सी चीज सेम होगी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखो अब यहां से आंसर कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसमें मास नहीं है, इसमें जो है मास है ही नहीं, बट मोमेंटा क्या होता है, ये होता है संवेग, जिसे m1v1 कहते हो ना, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। तो ये जो होगा ये डिपेंड ऑन किस पे होगा, मास पे डिपेंड करता है। तो भैया जब हम एक ही पॉइंट पे साइमल्टेनियसली छोड़ रहे हैं तो जिसका मास ज्यादा हो जाएगा उसकी मोमेंटा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें क्या कहा है, कौन सी ऐसी चीज है, दे हैव द सेम, कौन सी ऐसी चीज है जो उसके पास सेम होगी, इन दोनों के पास सेम होगी। तो अगर इसका मास ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो मोमेंटा होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन मास, तो जिसकी मास अधिक होगी, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे, जिसका मास ज्यादा हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, एंड जिसका मास कम होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इज आल्सो डिपेंड ऑन मास, देन हाफ m v स्क्वायर, v छोड़ो, v पे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो ग्रेविटी के पास आ रहे होंगे, इसलिए v से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा फर्क किससे पड़ता है, m से पड़ता है। तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, तो सेम तो होने से नहीं रहा। इसी तरह से मोमेंटा भी हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो एक ही चीज डिपेंड करता है, वो है एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन क्यों रहेगा सही, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन से छोड़े जा रहे हैं, यहां भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी भी इसके डिपेंड करेगी ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के ऊपर, क्योंकि एक्सेलरेशन देखो ग्रेविटी का ही लगेगा, नीचे आ रहे हैं दोनों के दोनों, एक्सेलरेशन किसका लगेगा, ग्रेविटी का लगेगा, इसलिए जी की वैल्यू इन दोनों कंडीशन में क्या होगी, सेम होगी। सो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है फिर करना है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, a girl is carrying a school bag 3 kg mass on her back and move 200 meter on a labeled road, मतलब एक बच्ची है
ठीक है, मैं थोड़ा सा बना नहीं पाता हूं। ठीक है, तो ये क्या कर रही है कि अपने पीठ पे तो ये अपने पीठ पे कितना कैरी कर रही है, ये बैग रखी हुई है अपने पीठ पे, कितने किलो का, 3 किलो का ये बैग रखी है, और ये चल रही है 200 मीटर, 200 मीटर। तो पूछा जा रहा है द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। ठीक है, अब सोचो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो बल है, जो काम किया गया है, वो क्या है। एक बात बता दूं मैं आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम तभी पॉसिबल है कि देखो, ग्रेविटी क्या करती है, किसी भी चीज को नीचे खींचती है। ध्यान से समझना, ग्रेविटी क्या करती है, किसी भी चीज को नीचे खींचती है। आप इसके अगेंस्ट काम तभी कर सकते हो जब किसी भी चीज को आप ऊपर फेंक रहे हो। कहां फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो। इसीलिए अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट बल की बात करेंगे या वर्क डन की बात करेंगे, देन वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ इनटू डी। तो फोर्स जो है वो ना ही हम ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहे हैं, ना ही हमारा डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। सो हमारा सिंपल सी बात है, जब हम लगा ही नहीं रहे हैं फोर्स उसके ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और दूसरे तरीके से समझो, इसका जो बैग है, इसके सिर पे मान लो अगर बैग है या पीठ पे बैग है, तो जो बैग का वेट होगा वो कहां होगा, जमीन की तरफ होगा। यानी बैग जो होगा वो फोर्स कहां लगा रहा होगा, नीचे लगा रहा होगा। और ये मूव किधर कर रही है, इस साइड कर रही है, तो इसके बीच में एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 90 डिग्री की कंडीशन आ गई, देन cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू जीरो। इस तरह से हम कर सकते हैं जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज इसका बैग नीचे ग्रेविटी की तरफ फोर्स करेगा और ये लड़की ट्रेवल इस तरफ कर रही है, और इन दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, और हमारा जो वो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी ऐसी है जो यूनिट नहीं है किसकी, एनर्जी की। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको याद हो, अगर आप अच्छे से पढ़े होगे, तो ये जो किलोवाट होता है ये पावर की यूनिट होती है। पावर की यूनिट कौन सी होती है, किलोवाट होती है। ठीक है, किलोवाट होती है। अब थोड़ी सी बात आती है कि जूल और न्यूटन मीटर को भी मैं थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूं। देन आप कह सकते हो एनर्जी इज व्हाट। तो जितना वर्क डन किया जाता है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो अब वर्क डन जो होता है किसी भी बॉडी के द्वारा, जितना वर्क डन होता है, हम कह सकते हैं उस बॉडी की एनर्जी उतनी होती है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन, एंड वर्क डन इज डिपेंड ऑन एफ इंटू डी। एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, एंड डी की वैल्यू क्या होती है, मीटर होती है। यहां तो इंग्लिश में लिखा ही है, इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं। ठीक है, और इसी न्यूटन मीटर को जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। और मैं आपको बताऊं, कॉमर्शियल यूनिट जो होती है किसी भी एनर्जी की, वो किलोवाट आवर होती है, किलोवाट आवर होती है, जिसे मैंने आपको बताया था 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। याद रख लो, क्योंकि आपके घरों में जो बिजली का बिल आता होगा वो इस तरह से आता है, मीटर में जाके देखना, लगा होगा किलोवाट आवर। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछता है ऑप्शन देकर के 1 यूनिट इज इक्वल्स टू वाट, तो 1 किलोवाट आवर लिखा है, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 वाट। ठीक है, एंड 1 आवर की मैनु सेकंड में अगर आप चेंज करोगे तो किसमें आएगा, 3600 सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाता है टोटल, जब मल्टीप्लाई कराओगे 36 है ही, 5 जीरो हो जाएंगे बिकॉज इन तीनों का हमने मल्टीप्लाई करा। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड, वाट सेकेंड। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, या इसी चीज को आप लिख सकते हो 36 मल्टीप्लाई बाय 3, 36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 वाट सेकेंड। इसी को 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जो आपके और हमारे घरों में बिजली आती है। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही हो जाएगा, पूछा है कौन सा यूनिट नहीं है एनर्जी का, तो किलोवाट जो है वो पावर की यूनिट होती है। देन पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन का जो पावर इज इक्वल टू जो होता है वर्क डन और टाइम का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर
कोई भी अगर काम किया जा रहा है तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? ऑप्शन दिया गया है डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिपेंड करेगा, बिकॉज वर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ इंटू डी, देन ये डिपेंड करेगा। एफ को अगर थोड़ा सा और डिफाइन करोगे देन एफ एम ए इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। फोर्स अप्लाइड बिल्कुल डिपेंड करेगा। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डिपेंड, मैंने आपको बताया था ना कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल होता है इस पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज फार्मूला, एक और फार्मूला मैंने बताया था एफ डी कॉस थीटा का। तो इसका मतलब ये तीनों चीजों को डिपेंड करता है, बट एक चीज, अब इसका मतलब लास्ट वाला जो बच रहा है उसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। ये वर्ड्स याद रखना, यहां पे लिखा है डज नॉट, मतलब किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो आपको फार्मूला लिखना है, अपने आप पता चलता है फार्मूले से कि कौन सी चीज किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पॉजेस, जो वाटर अगर मान लो पानी किसी डैम में स्टोर है तो वो क्या दिखा सकता है? नो एनर्जी, तो गलत है। अगर स्टोर है, कोई भी चीज स्टेबल है, जैसे पत्थर है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरह से पानी भरा गया है तो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी उसमें है ही नहीं, क्योंकि हमने स्टोर करा है। इलेक्ट्रिक होने की सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करेंगे तब तो इलेक्ट्रिसिटी क्या आएगी, ठीक है। अगला दिया गया, बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ग्राउंड पे आ रहा है, ध्यान से समझना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट मैं समझा रहा हूं। तो इस पॉइंट पे यानी टॉप पे जब ये रहेगा तो उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी जब ये टॉप पे रहेगा। और जब ये ग्राउंड पे आएगा तो इस समय काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, सबसे कम, क्योंकि आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है। जब ये टकराने वाला रहेगा तब, जब ये टकरा जाएगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। एकदम टकराने वाला रहेगा उस कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और जब ये बीच में रहेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाती हैं, ठीक है। या कह सकते हो कि दोनों हाफ हाफ हो जाती हैं। दोनों क्या हो जाती हैं? हाफ हो जाती हैं, आधी आधी हो जाती हैं। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आफ्टर इट हैज फॉलन अ हाइट ऑफ h2 इट विल पॉजेज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। गलत है, क्योंकि यहां पे जब आएगा तो इसके पास पोटेंशियल भी रहेगी, काइनेटिक भी रहेगी, लेकिन वो हाफ हाफ हो जाती हैं। ओनली काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी गलत है। हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी, ये बिल्कुल सही है। उसके पास आधी पोटेंशियल एनर्जी होगी, आधी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब अगर फॉर्मूले से देख लें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? mg इंटू एच। तो हमसे किस साइड पे पूछा गया है? h2 पे। तो ये h पे है, मतलब जब ये यहां पे है तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। अगर इसको हम h2 पे ले लें देन ये देखो आधी हो गई। h2 लोगे तो आधी हो गई, यानी इसकी आधी हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो गई। काइनेटिक एनर्जी को देख लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाफ एम वी स्क्वायर एंड v इज इक्वल्स टू व्हाट? वेलोसिटी क्या होती है? तो आप कह सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सोचो अगर इसकी डिस्टेंस जो है अपॉन टाइम का हम स्क्वायर कर दें, तो जो डिस्टेंस है ये क्या हो गई? आधी हो गई। तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये फिर उसमें आधी हो जाएगी। तो सीधी सीधी भाषा में आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी भी आधी हो सकती है और इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। सो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाह यार, मतलब जो हम बताते हैं वही पूछ लेते हैं क्या। अ नंबर ऑफ जूल्स कंटेन्ड इन 1 किलोवाट आवर। तो लिखो भैया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड, और वाट इंटू सेकंड इज कॉल्ड जूल। वाट इंटू सेकंड इज कॉल्ड जूल। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000 वाट इंटू सेकंड, एंड यही जूल होता है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 जूल। दिस इज आवर आंसर। क्लियर हुआ? सो दोस्तों, आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, काफी अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले वीक में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द जोरावर क्लासेस। थैंक यू सो मच।